बाढ़ की विभीषिका ने पहाड़ों की जिंदगी को बदतर बना दिया है। वो खूबसूरत पहाड़ जो आमतौर पर लोगों को हर तरफ अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, लेकिन इस वक्त वहाँ पर जिंदगी लोगों को मयसर नहीं है। बर्बादी का आलम है। बाढ़ की विभीषिका की तस्वीर है और बाढ़ की उस विभीषिका को सीधे तौर पर जो फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हैं और पूरी तस्वीर को ना सिर्फ वो वहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका प्रदेश है, बल्कि क्या हालात वहां पर रहे हैं वो रिपोर्ट लेकर के भी यहाँ आए हैं, जिसे लेकर केंद्र से बात होगी, गृह मंत्री अमित शाह से भी। हमारे साथ हैं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी। सर, स्वागत है आपका इस चर्चा में। जयराम जी, इस वक्त आप पूरी तस्वीर देख करके आए हैं। बाढ़ से ये जो हालात है, कह रहे हैं लगभग 6 या 7 दशक के बाद इतनी ज़्यादा बदतर हालात बाढ़ से बनी हैं। आप तो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जा कर के ऑब्जर्व कर रहे हैं चीज़ें, क्या हालात है वहाँ पर? जो दावे किए जा रहे हैं मदद के, वो सही? देखिए, स्थिति बहुत ख़राब है और पहली बार हम भी अपने ज़िंदगी में देख रहे हैं और हमारे बुज़ुर्ग भी कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति पहले कभी देखी नहीं। नुकसान बहुत हुआ है, बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है और सब लोग हम चिंतित भी हैं। हिमाचल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और बहुत बड़ा एक झटका है हिमाचल प्रदेश में। आगे की रफ्तार धीमी पड़ी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिसमें वक्त भी लगेगा, समय के साथ पैसा भी लगेगा। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों की जान चलेगी। जब हम अगर टोटल इसमें आंकड़ा देखें, लगभग 80 से ज़्यादा लोगों की जान चले गई है हिमाचल प्रदेश में। और पर्टिकुलरली 3-4 दिन के अंतराल में जो जब ज़्यादा बारिश हुई है तो उसमें 35-36 लोगों की जान गई है। अब जो हालात हैं तो उसमें धीरे धीरे उसमें सुधार तो आ रहा है, लेकिन बहुत वक्त लगेगा हिमाचल को से बाहर निकलने के लिए। और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं और इस बात के लिए मैं विशेष तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। जो भी हिमाचल प्रदेश में इस वक्त संकट के दौरान जो मदद की जा सकती थी केंद्र से, वो मदद करने की कोशिश हुई। एनडीआरएफ की टीम्स का वहाँ पर पहुँचना और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करना लोगों की, और इसके अतिरिक्त आर्मी के हेलीकॉप्टर भेज करके जो संकट में फंसे थे लोग, उनकी ज़िंदगी को बचाना, ये सारे काम बहुत बेहतर ढंग से हुए हैं। प्रदेश सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अभी और प्रयत्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि मदद नीचे तक लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होगी अभी तक। और मैं सारी चीज़ को लेकर के बहुत जहां मैं विजिट किया हूँ, मैं पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार विजिट, जब से ये घटना घटित हुई है हिमाचल प्रदेश में, बारिश का ये दौर आया, तो हम लगातार ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में, बारिश से प्रभावित इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और वहाँ का जो दृश्य जब देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है वो सारा। कुछ इलाके तो ऐसे जहाँ पर घर, दुकानें, बाजार पूरी तरह से बह चुके हैं, मतलब लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा है। ऐसे लोगों के पुनर्वास का काम भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जो लोग बहुत अच्छा अपना व्यवसाय कर रहे थे, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो तहस नहस हो गए, तबाह हो गए हैं। और उसके साथ साथ में जो लोग छोटा मोटा काम करते थे, उनका बहुत ही हालत ख़राब है। बहुत भावुक दृश्य देखने को मिलते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे उस घर में, टूटे हुए घर में, जो बाढ़ के कारण जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, अपनी चीज़ों को तलाश रहे हैं। वो बहुत भावुक दृश्य लगता है। जो लोग घर के अंदर अब जाने लायक नहीं रहे, वहाँ घर के सामने वहाँ पर ही बैठ कर के खाना बना रहे हैं, तो बहुत पीड़ा होती है वो सारा दृश्य देख करके। ऐसे में क्योंकि ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने के लिए, लेकिन वो ज़िंदगी लगाने के बाद वो घर आंखों के सामने ध्वस्त हो जाए और आप के दिल पे बहुत पीड़ा होती है उससे, क्योंकि फिर नई ज़िंदगी लग जाएगी उसको घर को बनाने के लिए। तो ऐसे में बहुत पीड़ा का दौर होता है। तो स्वाभाविक रूप से उस पीड़ा के दौर से हिमाचल प्रदेश इस वक्त गुजर रहा है
और बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है। सड़कें बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई हैं। बिजली की सप्लाई इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इलाकों में अभी तक रुकी पड़ी है। वाटर सप्लाई इफेक्ट हुई है। और जो कम्युनिकेशन, जो हिमाचल के दूर दराज के इलाके में भी कम्युनिकेशन की दृष्टि से हिमाचल बहुत आगे निकल गया था, लेकिन वो भी उसमें भी बहुत बड़ा मुश्किल का सामना करना। सर, मॉनसून से पहले तैयारियों को लेकर के मीटिंग होती है जिसमें चर्चा की जाती है और उस लिहाज से जो तैयारियां हैं आगे की सीज़न में रहने वाली, जो चुनौतियां हो सकती हैं, उसको लेकर के बात की जाती है। क्या ऐसी कोई तैयारियां हुई नहीं, बातचीत नहीं हुई, या ये इतना ज़्यादा अप्रत्याशित था इस बार? देखिए, अप्रत्याशित तो था ही, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी सिचुएशन में भी जो डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए काम करते हैं। और सरकार में हमारे एक सिस्टम हिमाचल प्रदेश में जो बना हुआ था, मुझे मालूम नहीं कहाँ अधिकारियों के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर इस प्रकार की कमी रही होगी कि मॉनसून का जब सीज़न आता तो उससे पहले हमारी एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग होती थी। गर्मी का मौसम आते थे तो ड्राउट से निपटने के लिए हाई लेवल की मीटिंग होती थी, और सर्दी का मौसम आते तो जो हमारा जहाँ स्नोफॉल ज़्यादा होता है, बर्फ़ से निपटने के लिए उस वक्त के हालात के लिए हम प्लान करते थे। अब की बार मॉनसून से पहले उस मीटिंग का आयोजन नहीं हुआ। ये मैंने अधिकारियों से भी बात की और मेरा और लोगों से भी बात हुई, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा लैप्स छूट गया है। और तभी हम अभी देख रहे हैं कि जब राहत कार्य करने की बात आ रही है तो नीचे सामान नहीं मिल पा रहा है। यानी कि घर किसी का चला गया, त्रिपाल वहाँ पर उसको मिलना चाहिए तुरंत बारिश के इसमें वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो थोड़ा चिंता का विषय है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो या तो मुझे मालूम है कि भी कैजुअलनेस रही, या कुछ इस दृष्टि से कभी सोचने का विषय ही नहीं आ। ये सचमुच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो कमी छूटी है, जिस कमी को नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल सर, केंद्र की तरफ से 180 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। इसके अलावा आपकी मुलाकात गृह मंत्री से तो है ही, जो तमाम हालात रहे हैं और जो जायज़ा आपने लिया उसे लेकर के बात है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जा रहे हैं हिमाचल इसका जायज़ा लेने के लिए, तो केंद्र की गंभीरता और चिंता दोनों दिखाता है उस लिहाज से हालात को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से हम देखो राजनीतिक पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बावजूद ऐसे संकट के क्षण में हम बहुत समाज के लिए काम करते हैं और सेवा का काम करते हैं। राजनीति में रह करके भी सेवा करना कभी अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। हमारे नेतृत्व का भी, हमारी विचारधारा का भी एक सिद्धांत है। पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आदेश किया है कि हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान पार्टी का सारा कैडर लगना चाहिए, और पार्टी के सब कैडर को आदेश हुआ। हमने एकदम उसके बाद तुरंत वर्चुअल मीटिंग करके सबको आदेश दिए अपने अपने क्षेत्र में जहां जिस रूप में जितनी मदद कर सकते हैं, जो प्रभावित परिवार है उनकी मदद करिए, और सब लोग लगे भी हैं, मदद करने के लिए लगे हैं। तो ऐसे में मुझे इस बात की खुशी है कि जो मुझे जानकारी मिली है कि कल हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनका अपना प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ विजिट कर रहे हैं, जहाँ फ्लड इफेक्टेड जो एरिया है वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं। आखिरी सवाल सर, कितना वक्त लगता है अब इस त्रासदी से आपको लगता है उभरने में हिमाचल को लगेगा आने, और ये जो खास तौर से ये जो पूरा टूरिस्ट सीजन था, बच्चों की छुट्टियां थी और ये बर्बाद हो चुका है, उस लिहाज से नुकसान बड़ा हुआ है, कितना वक्त लगेगा अभी इस त्रासदी से निकलने में? देखिए, समय तो लगेगा निश्चित रूप से, क्योंकि सबसे बुरी चीज़ हमारे लिए जो है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में हमने बहुत मेहनत से खड़ा किया था, वो बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। 4 लेन, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सब, और उसके बाद जो विलेज रोड्स हैं हमारी, वो भी। तो उसमें क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल, और हिमाचल प्रदेश में आने जाने के रास्ते ठीक होंगे तो स्वाभाविक रूप से टूरिस्ट तभी आएगा। ऐसे में कठिनाई होगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो बन जाए और टूरिस्ट आए, ये हमारी कोशिश। बिल्कुल। और सर, आखिरी सवाल ये है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और सबसे अहम बात ये है खासतौर से पहाड़ी इलाकों तक पहुंचने के लिए, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर जब जोर दिया जाएगा
तो इस बात पे जोर देना बहुत ज़रूरी है कि इससे भी ज़्यादा अगर मान लीजिए अप्रत्याशित हालात बनते हैं बारिश के या मौसम के, तो रोड जैसे बने या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बने जो सहन कर पाएँ। वरना सर हर साल बहुत बड़ा पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं, वो कोलैप्स होता है, उसको बनाने में वक्त और पैसा दोबारा लगता है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा लर्निंग पॉइंट है जिसे अब यहाँ से लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि ये सोचने का विषय होना ही चाहिए, लॉन्ग टाइम प्लानिंग, और ये बहुत आवश्यक है। हम कई बार जल्दी जहाँ जगह मिली वहाँ हम शुरू हो जाते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, लेकिन अब उसके बाद हालात पर हम ये नहीं सोचते हैं कि ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा। और हम इस बात को देख रहे हैं, जैसे हमारा कई बार अब की बार की जो स्थिति है वो इस तरह से भी है कि अप्रत्याशित हुआ है। हमारा एक लार्जी प्रोजेक्ट है 126 मेगावाट का, वो इतना सेफ है इसके हिसाब से, क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट जो है वो अंडरग्राउंड है, पावर हाउस भी और सारी, लेकिन वो पूरा का पूरा तबाह हो गया, पूरा मतलब पूरा भर गया वो उसका पानी से और मिट्टी से, गाद से। अब कई महीने उसको रिस्टोर करने के, अब शट डाउन है वो, तो बहुत बड़ा लॉस उस तरह से हुआ है। बहुत सारे पुल जो जो HFL के हिसाब से जो उसके लिए पैरामीटर तय करते हैं, तो उसके मुताबिक बनाए तो गए थे, लेकिन अब की बार सारी लिमिटेशन क्रॉस हो गई, लिमिट क्रॉस कर दी पानी ने, उस तरह से वो तबाह हो गए। तो और ज़्यादा सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ करके सोचना पड़ेगा ताकि ऐसी त्रासदी ना दोबारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के। थैंक यू।